मेरी पत्नी, ये साबित करने के लिए कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का पति सबसे अच्छा कैच था, उसने सच में उसके लिए हर एक दिन हाइकिंग और एक्सरसाइज का इंतजाम किया। गुस्से में आकर जैसे ही हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकले, मैंने उसी पल उसे डिवोर्स दे दिया। मेरी एक्स वाइफ जोआना बिना पीछे देखे अपनी कार में बैठ गई। उसने तुरंत अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और खुशी से चहकते हुए बोली, गर्ल, आज मैं आखिरकार आजाद हो गई। अपने हस्बैंड को बाहर बुलाओ, आज रात मेरे साथ सुबह तक बार हॉप करेंगे, तब तक पियेंगे जब तक गिर न जाएं। लेकिन मुझे एक ऐसी राहत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने साफ नीले आसमान की तरफ देखा और पहली बार मुझे लगा कि मैं भविष्य देख सकता हूँ। सुफू, हाय, तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी की बधाई। गॉड लेवल टाइकून सिस्टम बाइंड हो चुका है। 100 मिलियन यूएन का न्यूबी फंड जमा कर दिया गया है। अचानक नोटिफिकेशन की आवाज गूंज उठी। मैं चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतना खुश हूं कि मुझे आवाजें सुनाई दे रही हैं? बीप बीप। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने उसे निकाला, 100 मिलियन का बैलेंस देखा और मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि मेरा दिल शौक और एक्साइटमेंट से तेजी से धड़क रहा था, फिर भी मैंने पब्लिक में अपना कंपोजर नहीं खोया। मैंने सोचा कि डी हाउस बाथ सेंटर जाकर अपनी बैड लक धो दूं। लेकिन जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा, अचानक एक जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। ओल्ड सू, क्या वो तुम हो? वो आवाज सुनकर मैं पलटा और मैंने किसी ऐसे इंसान को देखा जिसे मैं जानता था और जिसे मैं उस वक्त बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। वो कोई और नहीं बल्कि लिन मिक्स्यू थी, मेरी एक्स वाइफ जोआना की बेस्ट फ्रेंड। हालांकि उसने ढीला बाथरोब पहना हुआ था, फिर भी वो उसकी शानदार फिगर को छुपा नहीं पा रहा था। मैंने एक बार नजर डाली, फिर जल्दी से नजर हटा ली। मिक्स्यू, क्या कोइंसिडेंस है। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ, इसलिए मैंने बस उसे ग्रीट किया। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि तुम्हें यहाँ देखूंगी। लिन मिक्स्यू भी थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रही थी, लेकिन उसी समय उसके अंदर एक अजीब एक्साइटमेंट दौड़ गई। उसकी बेस्टी जोआना का अभी अभी डिवोर्स हुआ था। उसके एक्स हस्बैंड को ऐसी जगह पर देखकर उसे लगा जैसे वो कोई सीमा पार कर रही हो। तुम्हारे और नाना के बीच जो हुआ, अभी सुना, सच में अफसोस की बात है। इतने सालों बाद नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुंचेगी। अफसोस करने जैसा कुछ नहीं, तुम हमारी सिचुएशन जानती हो। अलग होना हम दोनों के लिए राहत है। पहले हम सिर्फ बच्चे की वजह से अलग नहीं हुए, अब बच्चा बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है। एक दूसरे को टॉर्चर करने से बेहतर है कि छोड़ दें ताकि हम दोनों अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। लिन मिक्सुए मुस्कुराते हुए बोली, अगर मुझसे पूछो, नाना बस ये नहीं जानती कि उसके पास क्या था। ब्रदर सू, आप इतने अच्छे इंसान हो, मुझे यकीन है आपको इससे बेहतर कोई मिलेगा। हालांकि मुझे पता था कि लिन मिक्स्यू बस कैजुअली मुझे कंफर्ट कर रही थी, फिर भी मैंने शिष्टता से सिर हिलाया और कहा, थैंक्स। वैसे मिक्स्यू, अब क्या कर रही हो? अभी भी उसी सेल्स ऑफिस में काम करती हो? हाँ, पिछले 5 या 6 साल से वहीं हूँ, कहीं और जाने की अच्छी जगह नहीं मिली। लिन मिक्स्यू ने सिर हिलाया और आह भरी। क्या हुआ? क्या वो यहाँ की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी नहीं है? मैंने सुना था तुम्हें लोग काफी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। ब्रदर सू, वो पहले की बात थी। आपको पता है अभी रियल एस्टेट मार्केट कितना खराब चल रहा है। घर बेचना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। बस किसी तरह गुजारा चल रहा है। लिन मिक्स्यू ने आह भरते हुए कहा, सच में? वैसे घरों की बात चली है तो मुझे तुमसे कुछ पूछना था। मुझे अचानक कुछ याद आया। जोआना से डिवोर्स के बाद मैं खाली हाथ निकला था। अभी मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। मैं कंपनी डॉर्म में रह सकता था, लेकिन अब जब मैं 100 मिलियन से ज्यादा का मालिक हूँ तो मैं वो तकलीफ फिर नहीं झेलना चाहता था। क्या बात है? कहिए ब्रदर सू, जितनी मदद कर सकती हूँ जरूर करूंगी। लिन मिक्स्यू मुस्कुराई और अपनी छाती थपथपाई। 2 हल्की धप की आवाजों ने मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज कर दी। क्या तुम्हारे पास कोई फुली फर्निश्ड हाउस है जिसमें तुरंत शिफ्ट हुआ जा सके? मैंने पूछा। बिल्कुल है। ब्रदर सू, आपको घर चाहिए? मेरी बात सुनकर लिन मिक्स्यू अचानक उत्साहित हो गई। हाँ, तुम जानती हो जोआना और मैं अब अलग हो चुके हैं। जाहिर है मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। मैंने बहुत सामान्य तरीके से कहा। बिल्कुल है ब्रदर सू, मैं अभी आपको दिखाने ले चलती हूँ। मेरी बात सुनते ही लिन मिक्स्यू अचानक सोना भूल गई, मेरा हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ चल पड़ी। इतनी जल्दी किस बात की? मैंने अभी तक अपनी सर्विस भी इस्तेमाल नहीं की। घर ढूंढना पहले जरूरी है। घर सेटल होने के बाद वापस आ जाना। सर्विस यहीं रहेगी। आप यहाँ 1 मिनट रुकिए, मैं पहले जाकर अपने कपड़े बदल लूं। उसकी बात सुनकर मैंने सोचा और सच में बात सही थी। हालांकि अब मैं काफी अमीर था, लेकिन सड़क पर तो नहीं आने वाला था। घर खरीदना सिर्फ समय की बात थी। जब लिन मिक्स्यू इतनी उत्साह से मिली है तो जाकर देख लेने में क्या हर्ज है। मैं लॉबी में बैठ गया और इंतजार करने लगा। लिन मिक्स्यू पहले ही कपड़े बदलकर बाहर आ चुकी थी, एक साधारण वर्क यूनिफॉर्म, लेकिन किसी तरह लिन मिक्स्यू उसे अलग ही एहसास दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली, अपने थोड़ा तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की। तुम यहाँ कैसे आई? मैं टैक्सी से आई थी। और आप? लिन मिक्स्यू ने कहा और मुझे देखते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। जो बाइक से आया था, या फिर शायद हमें अलग अलग जाना चाहिए। वो मुझसे बात कर रही थी, आपके कंपनी के सामने खड़ी थी और मेरी नई खरीदी हुई T-Max 560 की तरफ चल पड़ी। ये आपकी बाइक है? लिन मिक्स्यू अपनी बात के बीच में ही अचानक रुक गई। उसने देखा कि मैं एक बेहद कूल मोटरसाइकिल की तरफ जा रहा हूँ और सच में उस पर बैठ गया। हाँ, अभी खरीदी है।
मैंने बहुत सामान्य तरीके से जवाब दिया और हेलमेट पहन लिया। लिन मिक्सुई खुद को रोके बिना उसे ध्यान से देखने लगी। ये तो बहुत कूल है। इस बाइक की कीमत कितनी है? हालांकि उसे मोटरसाइकिल्स की ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसकी प्रीमियम फील बता रही थी कि ये बाइक बिल्कुल सस्ती नहीं थी। तभी मैं सोच ही रहा था कि क्या जवाब दूं। हे बडी, नाइस बाइक। नई T-Max 560 एक हार्ली मोटरसाइकिल गड़गड़ाहट के साथ हमारे पास आकर रुकी। राइडर ने हेलमेट उतारा और मुझे गर्मजोशी से ग्रीट किया। ये बाइक आसानी से नहीं मिलती, लगभग 780,000 की पड़ती है। मैं मुस्कुराया, सिर हिलाया और उससे थोड़ी कैजुअल बात करने लगा। बोलने वाले का कोई और मतलब नहीं था, लेकिन सुनने वाले ने उसे दिल पर ले लिया। जब लिन मिक्सुई ने सुना कि ये कूल दिखने वाली मोटरसाइकिल 780,000 की है, तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो होंगशन रियल एस्टेट में 6 साल से ज्यादा काम कर रही थी। पिछले साल ही उसने दांत भींचकर एक छोटी कम्यूटर कार खरीदी थी, और वो भी पेमेंट प्लान पर। लेकिन उसके सामने ये 2 पहियों वाली मोटरसाइकिल उसकी 2 कारों से भी ज्यादा कीमत रखती थी। लिन मिक्सुई मोटरसाइकिल्स नहीं समझती थी, और ये भी नहीं समझ पा रही थी कि मोटरसाइकिल कार से ज्यादा महंगी कैसे हो सकती है। फिर उसने मेरी तरफ देखा। लिन मिक्सुई को अचानक एहसास हुआ कि वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। उसने जोआना से सुना था कि मैं हर महीने अपनी पूरी सैलरी दे देता था, और मेरा मंथली अलाउंस कभी भी 500 से ज्यादा नहीं होता था। लेकिन डिवोर्स के तुरंत बाद मैं डिजाइनर ब्रांड्स पहन रहा था, और अब इतनी महंगी मोटरसाइकिल चला रहा था। क्या ये आदमी सीक्रेटली अमीर था? क्या ये इतने समय से बस बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था? लेकिन जोआना इतनी चालाक थी, तो उसने इतने सालों तक ये नोटिस कैसे नहीं किया? लिन मिक्सुई को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सीक्रेट खोज लिया हो। ब्रदर सू, मैं आपकी मोटरसाइकिल पर आपके साथ चलूंगी। ठीक है, कैब लेना बहुत परेशानी है, ये उससे तेज है। आइए बैठिए। लिन मिक्सुई की बात सुनकर मैंने ज्यादा नहीं सोचा। पीछे की सीट थपथपाई और उसे बैठने का इशारा किया। पीछे की सीट थपथपाई और उसे बैठने का इशारा किया। लिन मिक्सुई मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गई। मेरी पीठ की तरफ देखा, एक पल हिचकिचाई, हाथ बढ़ाए और धीरे से उन्हें मेरी कमर के चारों तरफ लपेट लिया। मैंने अपनी कमर पर मुलायम छोटे हाथों का एहसास किया और खुद को कांपने से रोक नहीं पाया। मैंने मन से सारे भटकाने वाले विचार हटाने की बहुत कोशिश की। ड्राइविंग पर ध्यान लगाया, ट्रैफिक में शामिल हुआ और सेल्स ऑफिस लॉबी पहुंच गया। लिन मिक्सुई तुरंत वर्क मोड में चली गई। इन्फॉर्मेशन की एक मोटी बुकलेट उठाई। उसे पलटते हुए उसने मुझसे पूछा, ब्रदर सू, आपको किस तरह का घर रेंट पर चाहिए? मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूं जिसमें फाइन डेकोरेशन हो, ऐसा घर जिसमें तुरंत शिफ्ट हुआ जा सके, लेकिन रेंट नहीं। अगर कुछ सही मिला तो मैं उसे सीधे खरीदना चाहता हूं। मेरी बात सुनकर लिन मिक्सुई चौंक गई। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि ये ब्रदर सू, जिसने अभी अभी जोआना को डिवोर्स दिया है, अब घर खरीदने वाला है। लिन मिक्सुई के हैरान चेहरे को देखकर मुझे अंदर से थोड़ा मजा आया और थोड़ा गर्व भी महसूस हुआ, लेकिन मुझे उसका ये रूप बुरा नहीं लगा। हम सब बड़े लोग हैं, हर किसी की अपनी सोच और चालें होती हैं, खासकर लिन मिक्सुई जैसी खूबसूरत लड़की जो अपने एडवांटेजेस इस्तेमाल करना जानती है। मुझे लगा इस औरत को बार बार सरप्राइज होते देखना काफी दिलचस्प है। घर रेंट पर लेना बहुत परेशानी है, ऊपर से शिफ्टिंग के बारे में सोचना पड़ता है। तुम मेरी मदद करो और चेक करो कि जिंजियांग गार्डन कॉम्प्लेक्स में अभी भी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कोई बड़ा फ्लैट है या नहीं। ओह, और उसमें फाइन डेकोरेशन होना चाहिए, ऐसा जो तुरंत शिफ्ट होने लायक हो। खुद डेकोरेशन करवाना बहुत परेशानी है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। जिंजियांग गार्डन का बड़ा पेंट हाउस। मेरी बात सुनकर लिन मिक्सुई को तो लगा जैसे उसे भ्रम हो रहा हो। जिंजियांग गार्डन वो शहर का सबसे अपस्केल रेजिडेंशियल एरिया था, नदी के किनारे बना हुआ, शहर के सबसे व्यस्त सेंटर में स्थित, शोर के बीच एक शांत जगह। कॉम्प्लेक्स की ज्यादातर इमारतें एलिवेटर के साथ 6 मंजिल से ऊंची नहीं थीं। टाउन हाउस एरिया का क्राउन जूल तो 600 स्क्वायर मीटर से भी बड़े सुपर लार्ज पेंट हाउस के साथ आता था। लिन मिक्सुई 2 बार क्लाइंट्स को मॉडल यूनिट दिखाने ले जा चुकी थी। उस बेमिसाल लग्जरी और शानो शौकत ने उसे हैरान कर दिया था, और उसके अंदर पागलपन की हद तक ईर्ष्या और लालच भर दिया था। और मैं, जो आमतौर पर बिल्कुल साधारण दिखता था, सच में जिंजियांग गार्डन का बड़ा पेंट हाउस खरीदना चाहता था। क्या मैं सपना देख रहा था? ब्रदर सू, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? जिंजियांग गार्डन की कीमत लगभग 30,000 पर स्क्वायर मीटर है। सबसे छोटा बड़ा पेंट हाउस भी 200 स्क्वायर मीटर से ऊपर है। सिर्फ 200 स्क्वायर मीटर? थोड़ा छोटा है। मुझे याद है प्रमोशनल एड्स के दौरान सेंटरपीस यूनिट में 680 स्क्वायर मीटर का फुली डेकोरेटेड लग्जरी पेंट हाउस था। क्या वो अभी भी अवेलेबल है? ब्रदर सू, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? लिन मिक्सुई हकलाते हुए बोली। पूछ रहा हूँ मतलब खरीदना चाहता हूँ, वरना मजे के लिए पूछ रहा हूँ, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। यूनिट 6 और 1 पर पहुंचकर लिन मिक्सुई ने घबराहट के साथ दरवाजा खोला और मुझे शू कवर्स दिए। हम सीधे अंदर चले गए। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, मेन हॉल देखने से पहले ही सामने का विशाल फॉयर देखकर मैं खिंच गया। इसके मुकाबले में मेरा पुराना 106 स्क्वायर मीटर वाला छोटा 3 कमरों का घर
किसी झुग्गी जैसा लग रहा था। फिर मास्टर बेडरूम में कदम रखते ही उस 2.2 मीटर सुपर किंग बेड को देखकर मेरी आंखों में संतुष्टि और बढ़ गई। इतनी बड़ी सॉलिड वुड बेड सच में कमाल लग रही थी। बेशक अगर उसे शेयर करने के लिए कोई खूबसूरत महिला होती तो वो और भी बेहतर होता। ये सोचकर मैं अपने बगल में खड़ी लिन मिशू की तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पाया। सच कहूं, भले ही लिन मिशू की उम्र 30 से ऊपर थी, लेकिन उसका मैच्योर चार्म ऐसी चीज थी जिसका मुकाबला कोई कम उम्र लड़की नहीं कर सकती थी। कम से कम 100 में से 85। जैसे उसने मेरी नजर महसूस कर ली हो। उसके गाल थोड़े लाल हो गए, लेकिन उसने मेरी आंखों से नजरें नहीं हटाईं। उनमें छुपी हुई खुशी की हल्की झलक भी थी। बेडरूम देखने के बाद और बाकी कमरों पर एक नजर डालने के बाद मैं बहुत संतुष्ट था। इस घर की कीमत कितनी है? सीधी कीमत 30 मिलियन। ब्रदर सू, क्यों ना मैं आपको कुछ और घर दिखाऊं? लिन मिशू ने धीरे से कहा। देख लिया, अब सीधे फॉर्मेलिटीज करते हैं, मैंने बहुत आराम से और खुशी से कहा। क्या ब्रदर सू, आप ये घर खरीदना चाहते हैं? इसकी कीमत 30 मिलियन है। मेरी बात सुनकर लिन मिशू की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या ब्रदर सू, आप ये घर खरीदना चाहते हैं? इसकी कीमत 30 मिलियन है। हाँ, मैं इस घर से बहुत संतुष्ट हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे कहें कि मैं इसे खरीद नहीं सकता? मैंने आधे मजाक में कहा। बार बार लिन मिशू को अपने कारण शॉक्ड होते देखकर मेरे अंदर की टेढ़ी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत संतुष्ट हो रही थी। लिन मिशू ने मुश्किल से सिर हिलाया। वो मेरे साथ नीचे गई और प्रोसीजर की तैयारी करने लगी। पूरे रास्ते लिन मिशू खोई हुई सी थी। जब तक मैंने बैंक कार्ड निकालकर स्वाइप नहीं किया, तब तक जैसे उसे होश ही नहीं आया। जिंजंग गार्डन का क्राउन ज्वेल 30 मिलियन की कीमत पर बिक गया। यहाँ तक कि सेल्स मैनेजर भी अलर्ट हो गया। सेल्स ऑफिस के सभी लोग लिन मिशू और मेरे आसपास इकट्ठा हो गए। मुझे बैंक कार्ड पीओएस मशीन में डालते, पासवर्ड एंटर करते और ट्रांजैक्शन सफल होते देखते रहे। पीओएस मशीन से लंबी रिसीप्ट निकलती देख कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सू, जिंजंग गार्डन के सबसे डिस्टिंग्विश्ड ओनर बनने पर। उसके बाद मैनेजर ने सभी सेल्स स्टाफ के साथ मुझे गहरा झुककर सैल्यूट किया। ये सच में बिक गया? सामने का दृश्य देखकर लिन मिशू ने मुश्किल से निगलते हुए कहा। शाओलिन, मिस्टर सू हमारे सबसे डिस्टिंग्विश्ड ओनर हैं। अब से मिस्टर सू के साथ पूरी कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिस्टर सू जो भी रिक्वेस्ट करें उसे बिना किसी शर्त के पूरा किया जाना चाहिए, समझी? मैनेजर मेरे पास आया और लिन मिशू से सख्ती से बोला। मैनेजर माँ की बातों के मतलब को सुनकर, खासकर उस अनकंडीशनली फुलफिल्ड को, लिन जैसे कुछ सोच बैठी। उसके गाल लाल हो गए और उसने सिर हिलाया। होंगशुन इंपीरियल रेजिडेंस से बाहर निकलकर इस बार मोटरसाइकिल के पीछे बैठी लिन ने अपनी बाहें मेरी कमर के चारों तरफ लपेट लीं। बाइक चलने के बाद वो एक पल हिचकिचाई, फिर धीरे से अपना शरीर मेरी पीठ से सटा लिया। मैं राइडिंग पर ध्यान दे रहा था, तभी अचानक मुझे अपनी पीठ के दोनों तरफ एक गर्म और मुलायम एहसास हुआ। इससे मैंने हैंडल बार्स को और कसकर पकड़ लिया। अच्छी बात यह थी कि हाई एंड मोटरसाइकिल का बैलेंस बहुत शानदार था, नहीं तो शायद एक्सीडेंट हो जाता। पीछे की सीट पर बैठी लिन मिशू का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कई बार उसने सीधा बैठने की कोशिश की, लेकिन जिंजंग गार्डन के उस 6,800 स्क्वायर फुट अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट के बारे में सोचकर वो ऐसा नहीं कर पाई। आखिर में उसने बस अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। हाई क्वालिटी मोटरसाइकिल जैकेट से आती हल्की लेदर की खुशबू को सांसों में भरते हुए उसे लगभग नशा सा महसूस होने लगा। इन टाइम डिपार्टमेंट स्टोर, शहर का सबसे बड़ा और सबसे अपस्केल मॉल। कुछ घंटे पहले ही मैं यहाँ अपने लिए नया वार्डरोब खरीदने आया था और 200 ग्रैंड से ज्यादा खर्च कर चुका था। कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी फिर वापस आ जाऊंगा। पहले के दिनों में ऐसी जगहों पर मैं साल में मुश्किल से 2 बार आता था। हम दोनों साथ साथ मॉल के अंदर चले गए। पूरे रास्ते मुझे दूसरे मर्दों की ईर्ष्या और जलन भरी नजरें महसूस हुईं। हम सीधे चौथी मंजिल पर गए। लिन मिशू के सुझाव पर मैंने 4 सेट्स हाई एंड बेडिंग खरीदे और कुछ दूसरी डेली नेसेसिटीज भी ले लीं और 100 ग्रैंड फिर उड़ गए। मुझे बिना पलक झपकाए शॉपिंग करते देखकर लिन मिशू की आंखें और चमकने लगीं और उसका शरीर और नरम महसूस होने लगा। उसके बगल में खड़ा वो परिचित आदमी अब उसे और भी प्रभावशाली लग रहा था। अनजाना, रहस्यमयी, उसके अंदर उसे जानने की एक तीव्र इच्छा जगा रहा था। 100 ग्रैंड से ज्यादा कीमत वाले बेडिंग कई बड़े बैग्स में भर गए। स्टोर ने स्वाभाविक रूप से डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस दी। कार्ड स्वाइप करने और एड्रेस छोड़ने के बाद मैंने उसकी चिंता छोड़ दी और लिन को लेकर दूसरी मंजिल पर चला गया। यहाँ कई हाई एंड लग्जरी स्टोर्स थीं। मैं सीधे एक खास ब्रांड बुटीक के अंदर चला गया। तभी लिन कमरे में भरे हैंडबैग्स और क्लोथ्स को लालसा भरी नजरों से देख रही थी। मैंने कैजुअली शेल्फ से एक विमेंस हैंडबैग उठा लिया। हेलो सर, ये हमारे ब्रांड का लेटेस्ट सीजन विमेंस हैंडबैग है। ये आपकी कंपेनियन की स्टाइल से परफेक्टली मैच करता है। इसकी कीमत 28,000 युएन है। मैंने कैजुअली कहा, चार्ज इट। फिर सेल्स असिस्टेंट से हैंडबैग लिया और कैजुअली लिन मिशू को पकड़ा दिया। ये तुम्हारे लिए है। लिन हैरानी में जम गई। तुम पूरे दिन मेरा साथ देती रही हो, तुम भी काफी थक गई होगी। बस एक छोटा सा गिफ्ट है। मैंने उसका हाथ थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू ब्रदर सू। लिन खुशी से भर गई। शुक्रिया कहने के बाद उसने हैंडबैग को बार बार देखा।
जितना देखती उतना ही पसंद करती गई। उसी समय अचानक एक थोड़ी तीखी महिला आवाज गूंजी, मिशु, तुम इसके साथ यहाँ क्यों हो? नाना। लिन मिशु ने सिर उठाया और जोआना को स्टोर के एंट्रेंस पर खड़ा देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो यहाँ दिखाई देगी, और उसके साथ एक आदमी भी था। लिन उसे भी जानती थी। वो जोआना का फर्स्ट लव माँ जिंदोंग था। हम चारों एक दूसरे को देखते रहे। माहौल तुरंत ठंडा हो गया। स्टोर के एंट्रेंस पर मैं, लिन मिशु, मेरी एक्स वाइफ जोआना और माँ जिंदोंग एक दूसरे को देख रहे थे। पूरे 10 सेकंड्स की चुप्पी के बाद आखिर जोआना खुद को रोक नहीं पाई और सबसे पहले बोली, सुफु हाय, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मिशु के साथ क्यों हो? जोआना की आवाज आरोपों से भरी हुई थी और उसका चेहरा बेहद खराब लग रहा था, क्योंकि उसने नोटिस किया कि लिन मिशु के हाथ में साफ तौर पर एक ब्रांड का हैंडबैग था। स्टाइल देखकर लग रहा था कि वो इसी साल का लेटेस्ट मॉडल था। हालांकि लिन उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन चाहे काम हो या जिंदगी, जोआना हमेशा उससे सीक्रेटली मुकाबला करना पसंद करती थी। उस नए हैंडबैग की कीमत कम से कम 20 या 30 हजार थी। इससे अचानक उसे लगा कि माँ जिंदोंग ने अभी जो उसके लिए 6,000 से ज्यादा का बैग खरीदा था वो अब उतना खास नहीं लग रहा था। जो बात उसके लिए और भी मुश्किल थी वो ये कि अभी अभी उसने मुझसे डिवोर्स लिया था और अब मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ लग्जरी स्टोर में शॉपिंग कर रहा था। इससे उसका खून खौल उठा। जोआना के आरोप सुनकर मैंने ठंडे चेहरे के साथ उसे और उसके बगल वाले आदमी को देखा और सपाट आवाज में कहा, जोआना, क्या तुम भूल गई कि हमारा डिवोर्स हो चुका है? मैं किसके साथ हूँ, उसे तुम्हारा क्या लेना देना? इतना कहकर मेरी नजर माँ जिंदोंग पर गई और मैंने हल्के व्यंग्य के साथ कहा, ओह, और तुम्हें भी बधाई, अब तुम दोनों खुलकर साथ रह सकते हो। अब मुझे बेवकूफ बनाने के लिए बिजनेस ट्रिप या ओवरटाइम जैसे बेकार बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनते ही जोआना के चेहरे पर शर्म और गुस्सा एक साथ चमक उठा। पब्लिक में अपने एक्स हस्बैंड द्वारा उन पुरानी बातों का खुलासा होने से वो शर्मिंदा हो गई थी। गुस्सा इस बात का था कि मैं, जो हमेशा इतना सीधा और दबा हुआ रहता था, उससे उस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। सुफुहाई, बकवास मत करो। कौन से बहाने बनाकर तुम्हें बेवकूफ बनाया? जिंदोंग और मैं पहले सिर्फ साधारण दोस्त थे। मुझे पता था कि तुम छोटे दिल वाले हो, ऊपर से ईमानदार और भरोसेमंद दिखते हो, लेकिन अंदर से खराब हो। अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आ रहा है। हाँ, अब मैं तुम्हें पूरी तरह समझ गई हूँ। मैं चुपचाप जोआना को लगातार बोलते हुए देखता रहा, मुझे नीचे दिखाने की उसकी पूरी कोशिश को सुनता रहा। ये दृश्य मैं 16 सालों से देखता आ रहा था। बहुत ज्यादा परिचित था। 16 साल। ये औरत जरा भी नहीं बदली थी। उसकी नजरों में हमेशा मैं ही वो इंसान था जिसने उसे दुख दिया, जो उसके लायक नहीं था। जब भी उसे मौका मिलता वो मुझे नीचे दिखाती, मुझे पूरी तरह बेकार साबित कर देती। अगर मैं अंदर से मजबूत नहीं होता तो शायद बहुत पहले ही उसके कारण खुद पर शक करने लगता। जोआना के सब कुछ बोल लेने के बाद मैंने कहा, तुम दोनों के बीच आखिर रिश्ता क्या है? इसकी मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम दोनों जारी रखो। इतना कहने के बाद मैं सीधे स्टोर से बाहर चल पड़ा। मेरा ठंडा और उदासीन चेहरा देखकर जोआना का गुस्सा बढ़ता ही गया। पता नहीं क्यों, जबकि हमारा डिवोर्स हो चुका था, जबकि उसे वैसे ही सारे एसेट्स मिल चुके थे जैसा वो चाहती थी, फिर भी मेरे चेहरे पर वो भाव देखकर वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाई। उसकी नजरों में पूरी तरह बेकार आदमी। आखिर उसे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसे किस बात पर गर्व था? उसने सोचा था कि माँ जिंदोंग के साथ उसे देखकर मुझे पछतावा होगा, मुझे जलन होगी, मैं पागल हो जाऊंगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। और ऊपर से मैं पहले से ही दूसरी औरत के साथ शॉपिंग कर रहा था, और वो कोई आम औरत नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, जोआना अपने गुस्से को और नहीं रोक पाई। उसने मेरी बांह पकड़ ली। सुफुहाई, अगर आज तुमने साफ साफ समझाया नहीं तो जाने के बारे में सोचना भी मत। जोआना, तुम्हें आखिर हुआ क्या है? हमारा डिवोर्स हो चुका है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या मुझे तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा? उसके हाथ को अपने कपड़ों पर देखते हुए मैंने भौहें सिकोड़ कर कहा। जोआना ने मेरे सवाल को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसी पल उसने कुछ और चौंकाने वाली चीज देख ली। मेरा ये जैकेट असल में एक फेमस ब्रांड का था। उसके बगल वाले मैनिकिन पर बिल्कुल वैसा ही एक जैकेट रखा था। प्राइस टैग पर 28,000 युएन लिखा था, और मेरे बाकी कपड़े भी सस्ते नहीं लग रहे थे। जोआना आमतौर पर इन लग्जरी ब्रांड्स पर नजर रखती थी, इसलिए उसने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। अब उसके अंदर की आग और भड़क उठी। इस आदमी ने सच में इतने महंगे कपड़े खरीदे? वो खुद भी ऐसे कपड़े खरीदने की हिम्मत नहीं करती थी। उसकी क्लोजेट की सबसे महंगी चीज वो थी जो उसने सेल में सिर्फ 10,000 युएन से थोड़े ज्यादा में खरीदी थी। इस समय जोआना सिर्फ गुस्से में थी, लेकिन वो पूरी तरह भूल गई कि मेरे कपड़े हमेशा ऑनलाइन वही खरीदती थी, वो सस्ते बार्गेन वाले कपड़े। उनमें से शायद ही कोई 100 युएन से ऊपर का होता था। ओह सच में? सुफुहाई, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। तुमने मुझसे इतना महंगा आउटफिट छुपा कर रखा। पैसे कहाँ से आए? क्या तुमने मुझसे छुपाए थे?
कितना पैसा छुपा रखा है। इस समय जोआना की आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। जब वो मुझे घूर रही थी, वो लगभग अपना नियंत्रण खो चुकी थी। तो तुम्हारे लिए डिजाइनर क्लोथ्स पहनना और हजारों की मेकअप सेट्स इस्तेमाल करना ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ कुछ दर्जन युआन के सस्ते कपड़े पहनूं? और जोआना, मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिला दूं, हमारा डिवोर्स हो चुका है। मैं कौन से कपड़े खरीदता हूं और किसके साथ रहता हूं, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपनी हद पार कर रही हो? मैंने पीछे मुड़कर लिन मिशुए की तरफ देखा, जो वहां थोड़ी असमंजस में खड़ी थी। मेरे होंठों के कोने पर हल्की मुस्कान उभरी। फिर मैंने उसे हाथ से इशारा किया, उसे अपने पास आने का संकेत दिया। इस समय लिन मिशुए सच में बहुत उलझन में थी। अपनी बेस्ट फ्रेंड द्वारा अपने एक्स हस्बैंड के साथ पकड़ी जाना और उससे अभी अभी गिफ्ट लेना, वो पहले से ही अपराध बोध महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि जोआना को ये सब कैसे समझाए, लेकिन दोपहर में मेरे उदार व्यवहार को याद करते हुए, उस 30 मिलियन मैंशन के बारे में सोचते हुए, लिन मिशुए की आंखों में संघर्ष की एक झलक उभर आई। फिर वो आज्ञाकारी तरीके से मेरे पास चलकर आ गई। मुझे तुम्हें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम सुनने पर अड़ी हुई हो, तो मैं बता देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए मैंने अपने बगल में खड़ी लिन मिशुए की तरफ देखा। मैंने देखा कि वो थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी, लेकिन फिर भी मजबूती से मेरे पीछे खड़ी थी। इसलिए मैं तुरंत उसके विचार समझ गया। मिशुए रियल एस्टेट सेल्स में काम करती है। आज दोपहर मैंने उसकी कंपनी के जिनजांग गार्डन में एक घर खरीदा, इसलिए कंपनी ने उसे मेरी मदद के लिए बेडिंग चुनने भेजा है। इसमें कोई समस्या है क्या? तुमने घर खरीदा? सूफू हाय, तुमने कहा तुमने जिनजांग गार्डन में घर खरीदा? ये सुनते ही जोना पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसकी आवाज कई स्तर ऊपर उठ गई। जिनजांग गार्डन वो शहर का प्रीमियर रियल एस्टेट ब्रांड था, बिल्कुल प्राइम लोकेशन, हाई एंड लग्जरी होम्स। मां जिनदोंग, जिसे पहले बोलने का मौका ही नहीं मिला था, सूफू हाई की तरफ देखकर बोला, तुमने कहा कि तुमने जिनजांग गार्डन में घर खरीदा? ये तो बहुत मजेदार है। उसने मेरी तरफ थोड़ी मजाकिया नजर से देखा। तुम्हें पता भी है वहां अभी पर स्क्वायर मीटर कीमत कितनी चल रही है? भले ही उसे पता था कि उसके सामने खड़ा आदमी जोना का एक्स हस्बैंड था, मां जिनदोंग बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं रहा था। बहुत पहले से वो जानता था, जोना के घर का आदमी एक दब्बू इंसान माना जाता था। जोना के सामने उसकी कोई हैसियत नहीं थी। उसकी नौकरी बस एक छोटी कंपनी में साधारण क्लर्क की थी। महीने में सिर्फ 10,000 से थोड़ा ज्यादा कमाता था। एक दशक से ज्यादा काम करने के बाद भी वो मिडिल मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाया था। उसकी नजरों में ऐसा आदमी एक बेकार लूजर था। डरने की क्या बात थी? ठीक इसी बनी हुई छवि की वजह से मेरी बात सुनने के बाद वो मेरा मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सका। मैं जिंदों की बात सुनकर मैंने हल्का सा सिर घुमाया, शांत नजरों से उसकी तरफ देखा। उस नजर के नीचे पता नहीं क्यों मां जिनदोंग के अंदर थोड़ी बेचैनी पैदा हो गई। उसे लगा कि आज मैं उस आदमी से अलग था जिसे वो याद करता था। किसी तरह पहले जैसा नहीं था। जबकि मैं उससे बात भी नहीं कर रहा था, फिर भी उसे एक अदृश्य दबाव महसूस हो रहा था। मैं मां जिनडोंग को घूरता रहा। कुछ पल बाद मैंने अपनी नजर हटा ली। मैं यहाँ उससे झगड़ा शुरू नहीं करना चाहता था। इसलिए नहीं कि मैं डरता था, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। वो बस एक मिड रेंज होटल का मालिक था। उसकी पूरी नेटवर्थ मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 मिलियन थी। पहले मैं निश्चित रूप से मां जिनडोंग को ऊपर मानता, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। अभी भी मेरी बैंक कार्ड में लगभग 70 मिलियन कैश पड़ा हुआ है और मेरे हाथ में ये सिस्टम होना ही मेरा सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस है। बेशक सिर्फ इसीलिए कि अभी कोई टकराव नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बात खत्म हो गई। मैं भले ही ईमानदार इंसान हूँ, लेकिन फिर भी एक सामान्य आदमी हूँ। जोना ने मुझे अतीत में जितनी बेइज्जती दी, उसका हर हिस्सा मुझे साफ साफ याद है। आने वाले दिनों में मैं उनका हिसाब धीरे धीरे चुकाऊंगा। अभी के लिए बस थोड़ा इंटरेस्ट वसूल करूंगा। अपने बगल में खड़ी लिन मिशुए की तरफ मुड़कर मैंने कहा, मिशुए, तुम इन्हें बताओ, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? लिन मिशुए मेरे रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। पहले वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने मुझे ऐसा कहते सुना, वो तुरंत समझ गई कि मेरा मतलब क्या था। ना, माफ करना गर्लफ्रेंड, सच में मेरा तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रखने का इरादा नहीं था। बस तुमने उस समय सच में बहुत गलत फैसला किया। तुम्हारे सामने इतना बड़ा गोल्ड माइन था, लेकिन तुम उसे संभाल नहीं पाई। अब किसे दोष दोगी? ये विचार उसके मन में गुजरा। लिन मिशुए ने प्रोफेशनल एक्सप्रेशन बना लिया। मां जिनडोंग की तरफ देखते हुए वो मुस्कुराकर बोली, मिस्टर सूफू हाय, आज दोपहर उन्होंने पूरे 30 मिलियन फुल पेमेंट में दिए। मेरी कंपनी के जिनजांगजू युएन कॉम्प्लेक्स में 6 बिल्डिंग्स खरीदी, एक 680 स्क्वायर मीटर लग्जरी फ्लैट। वो हमारी कंपनी के सबसे ऑनर्ड क्लाइंट हैं। इन शब्दों ने तुरंत पूरे माहौल को शांत कर दिया। जोना और मां जिनडोंग वहीं जमे रह गए। दोनों उन भारी शब्दों में छिपी जानकारी को समझने की कोशिश कर रहे थे। खासकर जोना, जब उसने 30 मिलियन सुना और 680 स्क्वायर मीटर लग्जरी फ्लैट जैसे चुभते शब्द, उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांपने लगीं। उसे चक्कर और हल्कापन महसूस होने लगा। उसकी पहली प्रतिक्रिया थी कि ये बिल्कुल असंभव है।
जोना का दिमाग पूरी तरह उथल पुथल में था। सूफू हाय, आखिर कैसा इंसान है। इतने साल एक बिस्तर साझा करने के बाद वो सबसे अच्छी तरह जानती थी कि उसके हाथों का पैसा पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहता था। 30 मिलियन तो छोड़ो, शायद 3,000 युएन भी उसके पास नहीं होते। लेकिन लिन मिशुए के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर वो झूठ नहीं लग रहा था। आखिरकार इस तरह की बात आसानी से वेरीफाई की जा सकती थी। जोना मेरी आंखों में घूर कर देखने लगी। उसके आसपास का शोर जैसे अचानक गायब हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी उंगलियों की गांठें सफेद पड़ गईं क्योंकि वो कांपते हुए मुट्ठियां भींचे खड़ी थीं। उसने धीमी लेकिन सख्त आवाज में शब्द दर शब्द पूछा, 30 मिलियन। सूफू हाय, तुम्हें इतना पैसा आखिर कहाँ से मिला? उसकी तीखी आवाज मुश्किल से छुपे शौक, भारी गुस्से और अविश्वास से भरी हुई थी। अपनी एक्स वाइफ जोना के आक्रामक चुभते सवाल सुनते हुए और उसका वो घमंडी ऊपर से देखने वाला रवैया जो 16 सालों में कभी नहीं बदला, मैं वहीं खड़ा होकर गहरी सांस छोड़ने लगा। पूरे 16 साल तक मैं इसी दमघोंटू दबाव के नीचे जीता रहा था। मेरे सामने का ये दृश्य मुझे बहुत अच्छी तरह से परिचित था। मैं उससे भी बेहतर जानता था कि 30 मिलियन का ये आंकड़ा उसे कितना भड़काएगा। जिस तरह उसने ये शब्द लगभग दांत पीस कर कहे, साफ महसूस हो रहा था कि वो अपना नियंत्रण खो चुकी थी और अंदर से गुस्से में जल रही थी। लेकिन अब शुक्र है, इस औरत का मुझसे कोई संबंध नहीं था। वो दम घोंट देने वाला दबाव अब अतीत बन चुका था। अब मुझे अपनी बेटी की भावनाओं के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे अपना स्वाभिमान निगलने की जरूरत नहीं थी और उस पूरे परिवार के भ्रम को बनाए रखने की मजबूरी भी नहीं थी जो बहुत पहले ही दरारों से भर चुका था और टूट चुका था। क्या मैं खुद नहीं कमा सकता? मैंने ये शब्द सपाट आवाज में एक एक करके कहे। मेरी ठंडी नजर जोना और माँ जिनडोंग पर गई। मैंने धीरे से जोना की तरफ देखा। कुछ बातें हैं जो मैं कहता नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं। सच सच बताओ, तुमने जो कुछ किया उसके बाद क्या तुम्हें सच में मुझसे ये पूछने का हक है? ये कहने के बाद मैंने जोना के चेहरे की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका हाथ झटक दिया और बिना पीछे देखे चल पड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक आदमी जो 16 सालों तक उसके सामने दबकर रहा, उससे उस लहजे में बात करने की हिम्मत करेगा। सूफू हाय, मेरी बात सुनो। अगर तुमने ये साफ साफ नहीं समझाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पीछे से जोना की चीखें सुनकर मैंने बिना मुड़े बस हाथ हिला दिया। मेरी सोच अब बदल चुकी थी। एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अब कभी इस औरत को अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करने दूंगा। मेरे जाने के बाद वो तीनों वहां अजीब माहौल में खड़े रह गए। लिन मिशुए ने माहौल शांत करने की कोशिश की, लेकिन इससे जोना का गुस्सा और भड़क गया। जितना वो बोलती उतनी ही ज्यादा उत्तेजित होती जा रही थी। आसपास बढ़ती भीड़ को नजरअंदाज करते हुए उसने एक एक करके बताना शुरू कर दिया कि मैंने उसके साथ कितनी गलतियां की थीं। ये देखकर लिन मिशुए वहीं खड़ी रही और मन ही मन सिर हिलाने लगी। इतने सालों से एक दूसरे को जानने के कारण वो जोना के तेज गुस्से वाले स्वभाव को बहुत अच्छी तरह जानती थी, लेकिन वो बस यही सोच पाई, इस बार मेरा पूरा पेमेंट देकर घर खरीदना सच में उसकी दुखती रग पर लग गया। नहीं तो वो पब्लिक में इस तरह अपना आपा नहीं खोती। आखिरकार उसकी बेस्ट फ्रेंड हमेशा अपनी इज्जत और चेहरे की सबसे ज्यादा परवाह करती थी। दूसरी तरफ माँ जिनडोंग ठंडे भाव से सब देखता रहा। ये देखकर उसके चेहरे पर बिना छुपी ऊब और बेचैनी दिखाई देने लगी। पहले वो इस औरत के साथ छुप छुप कर सिर्फ इसलिए मिल रहा था क्योंकि जोना दिखने में अच्छी थी, और ऊपर से एक शादीशुदा औरत होने का उसका खास दर्जा, जिसने उसे एक अजीब फॉरबिडन एक्साइटमेंट और थ्रिल दिया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जोना सच में इतनी आसानी से डिवोर्स कर लेगी और डिवोर्स के तुरंत बाद वो खुशी से भरे चेहरे के साथ शादी की बात करने चली आएगी। और फिर मॉल में जोना के अभी वाले बर्ताव को देखकर, उस दृश्य के बाद उसके दिल में जोना के लिए जो थोड़ी बहुत अच्छी भावना बची थी वो आधे से ज्यादा गायब हो गई। और जोना को पब्लिक में अपना आपा खोते देखकर उसके अंदर अजीब सी भावना पैदा हुई। उसे उस मेरे लिए गहरी सहानुभूति महसूस हुई जो अभी अभी बिना पीछे देखे दृढ़ता से चला गया था। वो आदमी इतने गुस्सैल और मनमौजी औरत के साथ पूरे 16 साल तक रहा था, दिन पर दिन, इतने लंबे समय तक। स्वाभाविक रूप से वो दोनों जोना को उस भीड़भाड़ वाले मॉल में तमाशा बनाते रहने नहीं देना चाहते थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी और फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। यहाँ तक कि मॉल के सिक्योरिटी स्टाफ भी दौड़कर आने लगे थे। दोनों ने जल्दी जल्दी उसे मनाया, समझाया और जल्दबाजी में उसे वहां से खींचकर ले गए। काफी भाग दौड़ और अफरा तफरी के बाद भावनात्मक रूप से उत्तेजित जोना आखिर शांत हुई। लिन मिशु अकेले टैक्सी लेकर उस पुराने किराए के अपार्टमेंट में लौट आई जहां वो लंबे समय से रह रही थी। देर रात उस संकरे सिंगल बेड पर लेटी हुई वो लगातार करवटें बदल रही थी और सो नहीं पा रही थी। उसके दिमाग में आज दोपहर हुई हर बात की साफ तस्वीरें बार बार उभर रही थीं।
उसने सिर घुमाकर कैबिनेट पर बहुत सावधानी से रखे लिमिटेड एडिशन ब्रांड हैंडबैग की तरफ देखा। धुंधली पीली रोशनी के नीचे वो फैशनेबल और नोबल आभा छोड़ रहा था और 50 स्क्वायर मीटर से थोड़ा बड़े इस तंग और बिखरे हुए रेंटेड अपार्टमेंट के साथ बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। पता नहीं क्यों मेरा चेहरा और वो 680 स्क्वायर मीटर मैंशन उसके दिमाग में पूरी तरह उभर आया। बार बार उसके विचारों में घूमने लगा। आज दोपहर चाहे जानबूझकर या अनजाने में उसने मेरी तरफ देखा था, जब वो कोमल और गहरी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन अनजाने में मेरे चेहरे पर उभरी थी। उसके दिल की गहराई से एक पागल और साहसी विचार बेकाबू होकर उगने लगा। जैसे ही ये विचार आया, लिन मिशु खुद ही बुरी तरह चौंक गई। तुम क्या सोच रही हो? वो नाना का एक्स हस्बैंड है, लेकिन वो मैंशन सच में बहुत सुंदर है। नहीं, बिल्कुल नाना को धोखा नहीं दे सकती। लिन मिशु, खुद को देखो। तुम शहर में 10 साल से ज्यादा संघर्ष कर रही हो, अभी तक अपना घर भी नहीं है। क्या ये असफलता नहीं है? वैसे भी अब उनका डिवोर्स हो चुका है, तुम्हें चिंता किस बात की है? मौका तुम्हारे सामने है, इसे खो दिया तो पछताओगी। उसके दिमाग के दोनों विचार लगातार एक दूसरे को खींच रहे थे। अंदरूनी संघर्ष के कुछ समय बाद लिन मिशु ने आखिर लंबी सांस छोड़ी। उसकी नजर फिर कैबिनेट पर रखे हैंडबैग पर जा टिकी। उस बैग में जैसे कोई जादू था जिसने उसे अपना फोन उठाने और मेरा नंबर ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया। उसने डायल बटन दबा दिया। कॉल कनेक्ट होने के बाद मैंने लापरवाह मुस्कान के साथ जवाब दिया। साफ महसूस हो रहा था कि इस बात ने मुझ पर बिल्कुल असर नहीं डाला। ब्रदर सू, आप सच में बहुत बड़े दिल वाले और समझदार इंसान हो। नाना कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाती है। वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचती है, दूसरे लोगों की भावनाओं की परवाह नहीं करती। कभी कभी उसे आपके साथ ऐसा व्यवहार करते देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं ब्रदर सू, अगर नाना फिर कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो मैं उसकी तरफ से आपसे बात करूंगी। ये कहने के बाद लिन मिशु थोड़ा शर्मा गई। अपनी बेस्ट फ्रेंड की पीठ पीछे इस तरह बातें करना ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन अपनी बेस्ट फ्रेंड के एक्स हस्बैंड से ये कहना पहली बार था। और उसने बुरा लगता है जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए जो कुछ ज्यादा करीब लग रहे थे। उसने धीरे से अपनी शर्ट का किनारा पकड़ लिया, आंखें झुका लीं। उसका दिमाग उलझा हुआ था, दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि ब्रदर सू इस बारे में क्या सोचेंगे। दूसरी तरफ मैं अपने नए घर के सोफा पर आराम से लेटा हुआ था और फोन के किनारे को उंगलियों से छू रहा था। लिन मिशु की बातें सुनकर मैं एक पल के लिए रुक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये बात उठाएगी, लेकिन आज दोपहर मेरे साथ उसके व्यवहार के बारे में सोचकर मुझे ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई। जैसा कहते हैं, एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। लिन मिशु इतने सालों तक मेरी एक्स वाइफ जोना की इतनी करीबी दोस्त रही, तो उनके असली स्वभाव भी एक जैसे ही होने थे। स्वाभाविक रूप से उनमें बहुत सी समानताएं थीं। दोनों ही ऐसी औरतें थीं जो दिखावे और भौतिक चीजों के पीछे भागती थीं। फर्क सिर्फ इतना था कि मेरी एक्स वाइफ जो ना ज्यादा सीधी थी, जबकि लिन मिशु खुद को छुपाने और पेश करने में ज्यादा माहिर थी। सीधे शब्दों में कहूं तो लिन मिशु ऐसी औरत थी जिसे चालाक कहा जा सकता था। मैं पहले भोला था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को समझ नहीं सकता या औरतों को पढ़ नहीं सकता। तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद मिशु, वो हमेशा से ऐसी ही रही है। उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, और वैसे भी अब मुझे उसके परेशान करने का डर नहीं है। मैं काफी समय से मानसिक रूप से तैयार हूँ। लिन मिशु ने धीरे से जवाब दिया। आज दोपहर जो बेडिंग खरीदी थी वो आपके घर पहुंच गई? उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। अभी अभी आई है, वो लोग अनपैक कर रहे हैं। मैंने लिविंग रूम में बिखरे कार्डबोर्ड बॉक्सेस की तरफ देखते हुए हंसकर जवाब दिया। लिविंग रूम शॉपिंग बैग से भरा पड़ा है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। लिन मिशु तुरंत उत्साह से बोली, सच में? तो मैं आकर आपकी मदद करती हूँ ब्रदर सू। उसकी आवाज में साफ तनाव और उम्मीद छिपी हुई थी। असल में अभी उसने जानबूझकर बात को बेडिंग की तरफ मोड़ा था। वही तो उसके दिमाग में था। मैं कैसे मना कर सकता था? ये तुम्हारे लिए बहुत परेशानी होगी, मैंने मुस्कुराते हुए विनम्रता से मना किया। ओह ब्रदर सू, आप मेरे साथ इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? आज दोपहर आपने जो अपार्टमेंट खरीदा उससे मेरी परफॉर्मेंस को इतना बड़ा बूस्ट मिला, और आपने मुझे बैग भी दिया। अगर धन्यवाद की बात करें तो मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए। ये कहने के बाद उसने मुझे और कुछ कहने का मौका दिए बिना जिद की कि वो अभी जाकर बेडिंग ऑर्गेनाइज करने में मदद करेगी। ये कहते हुए, आप जैसे बड़े आदमी को ये सब करना कहाँ आता होगा? तो फिर आ जाओ। काम खत्म होने के बाद ब्रदर सू तुम्हें एक बड़ी दावत देगा। फोन के दूसरी तरफ मैंने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। लिन मिशु खुशी से तुरंत मान गई, जैसे उसे डर हो कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा। उसने जल्दी से फोन काट दिया। बाहर निकलकर टैक्सी लेने के आधे घंटे बाद गाड़ी जिनजियांग गार्डन के एंट्रेंस पर जाकर रुकी। दूसरी तरफ उस घर में जहां पहले जो ना और मैं रहते थे, एक पारिवारिक तूफान उठ रहा था। जब फोंग यूफोंग ने सुना कि सूफू हाई ने जिनजियांग गार्डन में 30 मिलियन युएन का अपार्टमेंट खरीदा है, तो उसने तुरंत हाथ से रोलिंग पिन गिरा दिया। उसने डम्पलिंग्स बनाना भी छोड़ दिया। वो भागती हुई किचन से बाहर आई। जो शाओदोंग, जो गेम्स खेल रहा था, भी उछलकर खड़ा हो गया और पूछा,
तुमने कहा ब्रदर इन लॉ ने 30 मिलियन खर्च करके अपार्टमेंट खरीदा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? मैंने नहीं देखा, लेकिन मिशू ने खुद मुझे बताया। ये झूठ कैसे हो सकता है? जोना ने दांत पीसते हुए नफरत से कहा। इस समय उसके दिमाग में सिर्फ 30 मिलियन था, सिर्फ जिनजांग गार्डन। फोंग यूफोंग ने जल्दी से पूछा, लिन मिशू ने तुम्हें ये सब बताया? लेकिन उसे कैसे पता? ये पूछने की बात है, वो घर बेचती है। सूफू हाई घर खरीदना चाहता था तो वो लोग सीधे उसके पास ही गए होंगे। जोना ने कड़वाहट से कहा, मैं पहले इस सूफू हाई के मामले में सच में अंधी थी। मैं कभी नहीं समझ पाई कि वो इतने सालों तक कितना गहराई से छुपा रहा। ये सूफू हाई इतना अमीर निकला और उसने तुम्हें कभी नहीं बताया। उसने हमें कभी परिवार नहीं समझा। अपनी बेटी की बात सुनकर फोंग यूफोंग ने जोर से अपनी जांघ थपथपाई और चीखती हुई बोली। जो शाओदोंग गेम भूल चुका था और लगातार बोल रहा था, मेरे ब्रदर इन लॉ ने बहुत गहराई से छुपाया। पहले कभी नहीं लगा वो इतना चालाक था। जो आदमी घर पर 30 मिलियन खर्च कर सकता है, उसके पास 30 मिलियन से कहीं ज्यादा होगा। ये कहते समय उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। शाओदोंग, तुम अभी भी उसे ब्रदर इन लॉ कहते हो? ऐसा आदमी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बनने लायक है? फोंग यूफोंग ने तुरंत सख्ती से डांटा। जो शाओदोंग, हम उसके साथ पूरे 16 साल रहे। पूरे 16 साल, फिर भी वो हमसे ऐसे बचता रहा जैसे हम चोर हों। अब उसने तुम्हारी बहन से डिवोर्स किया और तुरंत बड़ा घर खरीदकर अकेले मजे करने लगा। उसका दिल इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? यहाँ तक बोलते बोलते फोंग यूफोंग लिविंग रूम में जोर जोर से रोने लगी। ये क्या चिल्लाना लगा रखा है? मुझे थोड़ी शांति नहीं दे सकती? पास मेज पर बैठा जो लिनशेंग, जो शराब पीते हुए मूंगफली खा रहा था, शोर से परेशान होकर चॉपस्टिक पटकते हुए चिल्लाया, तुम बूढ़े आदमी, तुम्हारी अपनी बेटी ने इतना बड़ा अपमान सहा और तुम्हें अभी भी शराब पीने और गालियां देने की फुर्सत है? फोंग यूफोंग ने गुस्से से उसे घूरा। तुम दिन भर बस शराब पीते रहते हो। एक दिन शराब पी पी कर मर जाओगे। रिटायरमेंट के बाद दिन भर कुछ नहीं करते, बस घर में बैठकर शराब पीते हो। मैंने पहले ही कहा था, औरतों के बाल लंबे होते हैं और समझ छोटी। सूफू हाई ने नाना से छुपाकर पैसा रखा और डिवोर्स के बाद निकालकर खर्च करने लगा। कानून में इसकी इजाजत नहीं है। इसे मैरिटल जॉइंट प्रॉपर्टी छुपाना कहते हैं। हम उस पर मुकदमा कर सकते हैं, समझी? जो लिनशेंग ने ये कहने के बाद अपना गिलास उठाया और जोर से शराब का घूंट भरा, फिर धमाके से गिलास मेज पर रख दिया, जिससे कमरे में बैठे छोटे बड़े सभी लोग एकदम चुप हो गए। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सोफा पर बैठा जो शाओदोंग आंखें बड़ी करके बार बार बोलने लगा, सही कहा, मेरे पापा सही हैं। मुझे याद है मैंने पहले ऐसी खबर ऑनलाइन देखी थी। आखिर में उस आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उसे पैसे निकालकर बांटने पड़े। मुझे लगता है वो कई मिलियन थे। जो शाओदोंग ये कहते हुए बोला। उसकी आंखों में सुनहरी लालच की चमक दिखाई दे रही थी, जैसे वो मिलियंस उसके सामने हाथ हिला रहे हों। सही कहा शाओना, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। हमें उस पर मुकदमा करना चाहिए। उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। उससे छिपाया हुआ सारा पैसा निकलवाना होगा। बूढ़े आदमी की बात सुनते ही फोंग यूफोंग अचानक एक्साइटेड हो गई और तीखी आवाज में बोली, हाँ, उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। मैं इतने साल उसके साथ रही और एक दिन भी खुशी नहीं देखी। अब वह अकेले अच्छी जिंदगी जीना चाहता है? बिल्कुल नहीं। जोना भी कड़वाहट से बोली। उसके दिमाग में पहले से ही प्लान बनना शुरू हो चुका था। जो लिनशेंग ने भौहें सिकोड़ लीं। कुछ देर सोचने के बाद धीरे से अपनी बेटी से कहा, अभी सूफू हाई को ढूंढने की जल्दी नहीं। मेरा एक पुराना कॉलीग है जिसने बाद में जुडिशियल एग्जाम पास किया था और अब लॉ फर्म में लॉयर है। मैं उसे कल कॉल करूंगा, फिर तुम जाकर उससे मिलना। अच्छे से डिस्कस करना कि इस मामले को कैसे हैंडल करना है। जोना कड़वाहट से बोली, ठीक है, मैं कल लॉयर से मिलूंगी। पहले इस मामले को समझूंगी। वह सूफू हाई सोचता है कि अकेले अच्छी जिंदगी जी लेगा। बिल्कुल नहीं, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। फोंग यूफोंग को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से पूछा, वैसे छोटी बहन, तुमने अभी कहा था कि मॉल के किसी बड़े स्टोर में सूफू हाई और लिन मिशुए से मिली थी। तुम सूफू हाई और लिन मिशुए से मिली थी। क्या सूफू हाई उसके साथ हाउस नहीं खरीद रहा था? फिर वह मॉल में शॉपिंग क्यों कर रहा था? जोना ने भौहें सिकोड़ ली। वह इम्पेशेंट होकर बोली, अभी तो बताया था ना, हाउस खरीदने के बाद उसे बेड लिनेंस चाहिए थे और मिशुए की कंपनी ने उसे साथ जाने को कहा था ताकि चुनने में मदद कर सके। फोंग यूफोंग अब भी कन्विंस्ड नहीं लग रही थी। उसने शक से पूछा, लेकिन बेड लिनेंस खरीदने के लिए उस ब्रांड स्टोर में क्यों जाएंगे? वह ब्रांड स्टोर बेड लिनेंस बेचता भी नहीं है ना? जोना अचानक रुक गई। माँ, अब जब आपने कहा तो ये थोड़ा अजीब लग रहा है। जब सूफू हाई बाहर आया था तो सिर से पैर तक डिजाइनर क्लोथ्स पहने हुए था और मिशुए के हाथ में उस ब्रांड का हैंड बैग था। मैंने वह बैग स्टोर में देखा था। उसकी कीमत 20,000 युएन से ज्यादा थी। जोना की आंखें जेलसी से भरी थीं। वह उस बैग को काफी समय से देख रही थी, लेकिन खरीद नहीं पाई थी। कहीं वो दोनों साथ तो नहीं है? फोंग यूफोंग ने भौहें सिकोड़कर धीरे से अंदाजा लगाया। फोंग यूफोंग की बात सुनते ही जोना तुरंत भड़क गई। वह गुस्से में बोली, माँ, आप क्या कह रही हो? मिशुए मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। वह ऐसा कैसे कर सकती है? तुम कभी नहीं जानती। अब तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और सूफू हाई के पास अचानक इतना पैसा आ गया। लिन मिशुए खुद को रोक नहीं पाएगी। उसकी सीधी सादी एक्टिंग से धोखा मत खाना। मैं बता रही हूँ, वह बहुत चालाक है। शायद तुम उससे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो।
फंग यूफंग थोड़ी देर रुकी। अपनी बेटी का चेहरा डार्क होते देखकर उसे पता चल गया कि उसकी बात असर कर गई है। फिर वह बोली, और देखो वह हमेशा कैसे कपड़े पहनती है, हर बार इतने टाइट कपड़े, कौन आदमी ऐसे कपड़ों का विरोध कर पाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर जोना एक साथ एंग्शियस और फ्यूरियस हो गई। उसकी उंगलियां इतनी कस गई थीं कि सफेद पड़ गईं। उसके सीने में सुन्नपन फैलने लगा। वह खुद को रोक नहीं पाई और अपनी खींची हुई शर्ट हेम की तरफ देखने लगी। उसे वह समय याद आया जब वह और सुफुहाई अभी मैरिड थे। उसने कभी उसे छूने की कोशिश तक नहीं की। उसने कई बार लाल आंखों से उससे पूछा भी था कि क्या उसे वह डिस्गस्टिंग लगती है। हर बार सुफुहाई जल्दी जल्दी हाथ हिलाकर मना कर देता था, लेकिन जोना के दिल में हमेशा यही लगता था कि वह उससे घृणा करता है। कंपैरिजन खुशी का चोर होता है। हर बार लिन मिशुए के साथ रहने पर जोना उसकी इंप्रेसिव एसेट्स से जेलस हो जाती थी, लेकिन जब भी वह अपनी जेलसी दिखाती, लिन मिशुए उसके करीब झुककर कड़वे चेहरे से शिकायत करती कि वह जोना की स्लिम फिगर से जेलस है। कहती कि उसका फिगर परफेक्ट है, सुंदर भी, और बाहर जाने पर क्लोथ्स के साथ मैच करना भी आसान, खुद की तरह नहीं जिसके लिए सब इनकन्वीनियंट था और कपड़े खरीदना भी मुश्किल। हर बार लिन मिशुए ऐसा कहती तो जोना को थोड़ा बैलेंस महसूस होता, लगता कि वह पूरी तरह बेकार नहीं है। और सुफुहाई की डिस्गस्ट, वह बस अंधा था, उसका टेस्ट ही खराब था। लेकिन अब अपनी माँ फंग यूफंग की बातें सुनने के बाद जोना के दिल में अचानक एक थकावट सी उठी। आज वह सुफुहाई के साथ बहस में इतनी उलझी हुई थी। अब जब उसने पीछे मुड़कर सोचा, जब उसने पहली बार उन दोनों को देखा था, तब सच में कुछ संकेत थे कि कुछ गड़बड़ था। उन्हें तो सिर्फ बेडिंग खरीदने जाना था, फिर वे एक हाई एंड लग्जरी स्टोर में क्यों गए? और लिन मिशुए के हाथ में जो बैग था, क्या उसने खुद खरीदा था या सुफुहाई ने उसे दिया था? यह भी नामुमकिन नहीं था कि उसके पास अचानक इतना पैसा आ गया हो कि वह उसके लिए एक बैग खरीद सके। उसकी छाती भारी हो गई। सिर्फ ये ख्याल ही जोना के दिल में सुई की तरह चुभ गया। दर्द पागल कर देने वाला था। उसका मन कर रहा था कि वह उसी वक्त उनके पास जाए और आमने सामने उनसे सवाल करे, लेकिन वह यह भी जानती थी कि इसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती। पहली बात, अब उनका तलाक हो चुका था। अब जबकि दोनों डिवोर्स ले चुके थे, दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी उसके दिमाग पर बोझ बनी हुई थी, वह थी सुफुहाई के पैसों को अपने हाथ में लेना। जहां तक उनके बीच कुछ चल रहा था या नहीं, वह पैसे हाथ में आने के बाद आराम से उसकी जांच कर सकती थी। जोना को पहले भी उन दोनों पर शक हुआ था। सुफुहाई की उसे चिंता नहीं थी। उस ईमानदार आदमी के मन में चाहत थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी। लिन मिशुए हालांकि अलग कहानी थी। उसकी माँ की बातों ने उसे हिम्मती बना दिया था। उसे लगा कि कहीं लिन मिशुए ने सुफुहाई पर नजर तो नहीं जमा ली। जोना ने मन ही मन सोचा। उसके दिल की गहराई से जलन की एक लहर उठी। उसका दिमाग अपने आप तस्वीरें बनाने लगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस चीज से वह डर रही थी, वही इस वक्त चुपचाप जिनजियांग गार्डन की बिल्डिंग 6 के सबसे शानदार लोकेशन पर हो रही थी। उस शानदार 680 स्क्वायर मीटर मैंशन के अंदर लिन मिशुए झुककर मेरे लिए बिस्तर लगाने में मेहनत कर रही थी। हालांकि डिलीवरी कंपनी सेटअप की जिम्मेदार थी, लेकिन लिन मिशुए ने कहा कि वर्कर्स काफी सावधान और ठीक से काम नहीं कर रहे थे और उसने अपने अधिकार से उन्हें वापस भेज दिया। उसने सिर्फ उन्हें लिविंग रूम का पैकेजिंग वेस्ट ले जाने दिया, फिर बाकी बेडिंग अपने पास रख ली और खुद काम में लग गई। कुछ देर तक इधर उधर कोशिश करने के बाद उसने कई बार डुवे को कवर में डालने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुई और झुंझलाकर मुझे आवाज लगाई, अरे ओल्ड सू, इधर आकर मेरी मदद करो। तुम्हारे मास्टर बेडरूम की शीट्स और डुवे कवर बहुत बड़े हैं, मैं इसे अकेले नहीं कर सकती। वह कई बार झुककर कोशिश कर चुकी थी, लेकिन डुवे को सही तरह से नहीं लगा पाई, इसलिए उसके पास ऊंची आवाज में मुझे मदद के लिए बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं मुस्कुराया और उसकी तरफ चलते हुए बोला, इतनी जिद्दी बनने को किसने कहा था? ये कभी एक इंसान का काम था ही नहीं। आओ, ये काम मुझे अच्छे से आता है। घर पर मैं हमेशा यह किया करता था। अभी कुछ देर पहले जब लिन मिशुए खुद काम में लगी हुई थी, मैंने कई बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराकर मुझे दूर धकेल देती थी, ये कहते हुए कि इतना बड़ा आदमी महिलाओं के इतने नाजुक काम नहीं करना चाहिए। इस वक्त लिन मिशुए ने हल्की सफेद कॉटन टी शर्ट पहन रखी थी, जिसकी कमर सधी हुई थी और जो उसकी शानदार फिगर को पूरी तरह दिखा रही थी। जब वह बेडिंग लगाने के लिए झुकती थी, कभी घुटनों को मोड़कर बिस्तर पर घुटनों के बल बैठ जाती, तो कभी आगे झुककर हाथ फैलाती। उसकी हर स्वाभाविक हरकत मेरी आंखों को पूरी तरह अपनी तरफ खींच रही थी और लिन मिशुए को शायद मेरे देखने से कोई परेशानी नहीं थी। कुछ बार वह इतनी आगे झुक गई कि लगभग मेरा संतुलन ही बिगड़ गया। मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाया कि क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रही थी। जब उसने मुझे कंफर्टर का कोना पकड़कर उसे मजबूती से डुवे कवर के अंदर लगाते हुए देखा और आसानी से उस फूले हुए ब्लैंकेट को अंदर भरते देखा, तो लिन मिशुए की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह मुस्कुराई और मुझसे बोली, ओल्ड सू, तुम तो इसमें सच में बहुत अच्छे हो। मैंने भौं उठाई, बिना चेहरे के भाव बदले उसके तरफ देखा और ज्यादा कुछ नहीं कहा।
हम दोनों ने मिलकर जल्दी ही पूरा बिस्तर तैयार कर लिया। मैंने साफ सुथरे बने बिस्तर को देखा, मुस्कुराया और उससे कहा, वैसे इतना काम करने के बाद तुम भी थक गई होगी, खाने का समय भी होने वाला है, चलो कुछ खाने चलते हैं। जैसे ही लिन मिशुए ने खाने की बात सुनी, उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। वह एक ही झटके में बिस्तर से नीचे उतर गई। ऑसम, ऑसम ब्रदर सू, आपने मुझे एक बड़े खाने का वादा किया था, किसी सस्ते हॉट पॉट से मुझे टालने की कोशिश मत करना। उसे इतना उत्साहित देखकर मैंने भौं उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी से अच्छे बाहर जाने वाले कपड़े बदल लो और साथ में नीचे चलते हैं। आओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ब्रदर सू इतना कंजूस है? मैं अपनी मोटरसाइकिल बाहर लाया, चाबी घुमाई और उसे स्टार्ट कर दिया। लिन मिशुए आसानी से पीछे बैठ गई, पैर उठाकर सीट पर चढ़ गई। पीछे बैठकर उसने हाथ बढ़ाया और सीट थपथपाई, फिर बढ़ा चढ़ाकर बोली, वाह ब्रदर सू, ये सीट तो बहुत ज्यादा नरम और आरामदायक है। कोई हैरानी नहीं कि यह 1 लाख से ज्यादा की मोटरसाइकिल है। मुझे तो ये कार से भी ज्यादा आरामदायक लग रही है। मैंने कहा, क्या सच में इतनी नरम है? क्या तुम आज पहले भी इस पर नहीं बैठी थी? फिर मैंने उसे हेलमेट दिया और कहा कि ठीक से पहन लो, उसका मजा ही नहीं भरता। लिन मिशुए मुस्कुराई और हेलमेट पहन लिया। मैंने उसकी कमर थपथपाई और कहा, जब चाहो बुला लेना, ब्रदर सू तुम्हें हर दिन घुमाने ले जाएगा। लिन मिशु समझ गई और उसने अपनी बाहें मेरी कमर के चारों तरफ लपेट लीं। हम बाहर निकले, बाएं मुड़े और 2 मिनट में पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट पहुंच गए। हम कोर एरिया में चले गए। मैंने पेनिनसुला वेस्टर्न रेस्टोरेंट चुना। मैं उसे अंदर ले गया। हेलो सर, पेनिनसुला वेस्टर्न रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। क्या आपके पास रिजर्वेशन है? जैसे ही हम अंदर गए, वेटर विनम्रता से हमारे पास आया। मैंने सामने खड़े वेटर की तरफ देखा और पूछा, क्या यहाँ रिजर्वेशन चाहिए? सर, आमतौर पर जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ वीआईपी रूम्स जिनमें मिनिमम स्पेंड होता है, उन्हें पहले से बुक करना पड़ता है। वेटर ने हल्का सा झुककर विनम्रता से जवाब दिया, क्या अभी कोई खाली रूम है? मैंने काउंटर पर अपनी उंगलियां हल्के से थपथपाईं और पूछना जारी रखा, पहली मंजिल का मिलान कॉटेज और दूसरी मंजिल का रिवर व्यू पवेलियन अभी बुक नहीं हुए हैं। दोनों प्रीमियम वीआईपी रूम्स हैं। मिलान कॉटेज का मिनिमम स्पेंड 5,800 है। रिवर व्यू पवेलियन का मिनिमम स्पेंड 8,800 है। वेटर के समझाने के बाद यह देखकर कि मैंने कुछ नहीं कहा, वह जल्दी से बोला, सर, हमारे पास पब्लिक एरिया में भी सीट्स हैं। अगर सिर्फ आप दोनों खाना खा रहे हैं तो वहां बैठना भी ठीक रहेगा। जरूरत नहीं, दूसरी मंजिल पर चलते हैं। मैं बस एक पल के लिए झिझका था। यार, ऐसा नहीं था कि मुझे रूम का खर्च महंगा लगा, बस मैं पहली बार यहाँ आया था। आसपास की शानदार सजावट देखकर मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था। मेरी मौजूदा स्थिति में 8,828 का मिनिमम स्पेंड बस पॉकेट चेंज था। ये ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मुझे चिंता करनी पड़े। ब्रदर सू, इसकी जरूरत नहीं है, हम पब्लिक एरिया में भी आराम से खा सकते हैं। 8,888 का मिनिमम स्पेंड सुनकर लिन मिशु जल्दी से बोली, ये नहीं चलेगा। वह कहावत नहीं सुनी, एक महिला जब जो भी कहती है तो उसका मतलब वह नहीं होता। मैंने मुस्कुराकर पूछा, ब्रदर सू, आप बहुत परेशान करते हो। आप जानते हो मेरा वह मतलब नहीं था। लिन मिशु ने नखरे से कहा, ठीक है, फैसला हो गया, हमें ऊपर ले चलो। मैंने ऐसे लहजे में कहा जिसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। जी सर और मैडम, कृपया मेरे साथ आइए, सर्वर ने विनम्रता से कहा। जहां तक अभी दोनों के बीच हुई छेड़छाड़ की बात थी, ऐसा था जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। ब्रदर सू, ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ का माहौल कितना अच्छा है। मैंने हमारे सामने प्राइवेट रूम को देखा। मेरी आंखों में संतुष्टि थी। हालांकि इसे प्राइवेट रूम कहा जाता था, लेकिन इसका लेआउट आधा खुला था। अंदर का हिस्सा सुंदर तरीके से सजाया गया डाइनिंग स्पेस था, जिसमें प्रैक्टिकल टेबल्स और चेयर्स थे जो गर्म और प्राकृतिक लकड़ी के स्टाइल में थे। टेरेस का दरवाजा खोलने के बाद बाहर एक छोटा व्यूइंग टेरेस था जो अलग अलग ऊंचाई वाली हरियाली, फूलों और पेड़ों से घिरा हुआ था। टेरेस के बीच में एक टेबल थी जो सिर्फ 2 लोगों के आमने सामने बैठने लायक थी। उसका क्रीमी व्हाइट रंग आसपास के फूलों और पौधों के साथ बिल्कुल मेल खा रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी शांत और गुप्त गार्डन में बैठे हों। टेरेस के सामने विशाल जीन रिवर था जो रात के आसमान के नीचे शहर की आधी चमक को अपने अंदर दिखा रहा था। नजारा सच में नशे जैसा था। सच में बहुत अच्छा है। मैंने संतोष से सिर हिलाया, फिर टेरेस की चेयर पर बैठ गया। सर, कृपया ऑर्डर दीजिए। ये डिशेस हमारे रेस्टोरेंट की स्पेशलिटीज हैं। मैं आपको इन्हें जरूर ट्राई करने की सलाह देता हूँ। और किस्मत से आज हमारे पास M12 वाग्यू बीफ भी उपलब्ध है। सर्वर झुककर बोला, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये ट्रफल और ये बेक्ड लॉबस्टर और किंग क्रैब, एक एक, और यह भी। मैंने शानदार मेन्यू को देखते हुए एक साथ 5-6 डिशेस ऑर्डर कर दी। बस इतना ही, डिजर्ट्स और ड्रिंक्स की पेयरिंग आप तय कर लेना और एक बॉटल टेबल वाइन भी खोल देना। ये कहने के बाद मैंने मेन्यू वेटर को वापस दे दिया। जी सर, कृपया एक पल इंतजार कीजिए। तुरंत सर्वर मेन्यू लेकर चला गया। उसके चेहरे पर अब और भी ज्यादा सम्मान दिखाई दे रहा था। जो मेन कोर्सेज मैंने अभी ऑर्डर किए थे वे लगभग 10,000 से ज्यादा के थे। ऊपर से 6,000 से ज्यादा की ड्राई रेड वाइन भी थी। कुल मिलाकर लगभग 20,000 का खर्च था।
यहाँ तक कि इस हाई एंड रेस्टोरेंट के लिए भी यह बड़ा बिल माना जाता था। ब्रदर सू, क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? क्या हम खाना बर्बाद नहीं कर रहे? लिन की आंखें उम्मीद और उत्साह से भरी हुई थीं। कोई बात नहीं, बस स्वाद अच्छा होना चाहिए, मैंने हाथ हिलाते हुए बड़े अंदाज में कहा। इससे लिन मिशू का दिल फिर से धड़क उठा। डिशेज एक के बाद एक आने लगीं। वे बहुत स्वादिष्ट दिख रही थीं। लिन बार बार हैरानी से बोल उठी। मुझे भी भूख लगने लगी। आह, ये लॉबस्टर मीट कितना नरम है। ये वाग्यू बीफ भी कमाल का स्वादिष्ट है। मैं तो लगभग अपनी जीभ ही निगल सकती हूँ। मैं आरामदायक और हल्की रोशनी वाले प्राइवेट डाइनिंग रूम में बैठा था। लिन को बिना अपनी इमेज की परवाह किए दिल खोलकर खाते हुए देख रहा था। मैंने भी खुद को नहीं रोका। मेरी आंखों में आराम भरी मुस्कान थी। मैं भी सामने रखे ताज़ा और स्वादिष्ट खाने का पूरा मजा ले रहा था। हम खाते रहे, पीते रहे और आराम से बातें करते रहे। खाना शुरू से आखिर तक लगभग 1 घंटे चला। जब हम पूरी तरह पेट भरकर संतुष्ट हो गए, मैंने वेटर को बिल के लिए बुलाया। इस खाने का कुल खर्च 23,000 से ज्यादा था। मुझे बिना पलक झपकाए कार्ड स्वाइप करके भुगतान करते देखकर लिन मिशू का दिल फिर से बेकाबू होकर धड़क उठा। उसे लगा कि इस पल मुझमें एक ऐसी चार्म और रहस्य था जिसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। क्या यह अभी भी वही सूफुहाई था जिसे वह पहले जानती थी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई बेहद अमीर सेकंड जनरेशन की आत्मा आ गई हो? लिन ने मन ही मन सोचा। वापस जाते समय रात की ठंडी हवा हमारे चारों तरफ फैली हुई थी। हवा हमारे कानों के पास सीटी बजाते हुए गुजर रही थी। मेरी मोटरसाइकिल के पीछे बैठी लिन, उसके हाथ हल्के से मेरी कमर के चारों तरफ लिपट गए, पहले से भी ज्यादा कसकर मुझसे सट गए। मैंने उससे पूछा, इतनी रात हो गई है, तुम अपने घर वापस जाओगी या आज रात मेरे यहाँ रुककर कल सीधे काम पर चली जाओगी? रास्ते में मैंने यूं ही पूछ लिया। ब्रदर सू, मेरा घर काफी दूर है। अकेले वापस जाना भी सुविधाजनक नहीं है। रात में चलना भी सुरक्षित नहीं है। उधर की सड़कें भी अच्छी नहीं हैं। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आज रात आपके यहाँ रुक सकती हूँ ताकि मैंशन में रहने का अनुभव भी कर सकूं? लिन ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ, ठीक है, तो फिर घर चलते हैं। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंसा और कहा। जब हम वापस उस रोशन और विशाल घर पहुंचे, गर्म पीली रोशनी उस पर पड़ रही थी। मैंने ऊपर देखा और गेस्ट बेडरूम के दरवाजे के पास खड़ी लिन को देखा। उसके पैर वहीं रुके हुए थे। वह हिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखें मेरे बेडरूम के बड़े बिस्तर की तरफ लालसा से देख रही थीं। उसका चेहरा देखकर मेरी आंखों में समझदारी भरी मुस्कान आ गई। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, मिशू, इस बेडरूम का बिस्तर बहुत बड़ा है। मैं अकेले सोता हूँ, इसकी आदत नहीं है। रात शांति से बीत गई। मुलायम कंबलों ने गर्माहट से हमें ढक लिया। अगले दिन सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। मैं धीरे धीरे ताजगी महसूस करते हुए उठा। लिन को फिर से मुझसे चिपकते देखकर मैंने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पकड़ लिए और गंभीरता से कहा, इतना पास मत आया करो, लोग हमारे रिश्ते को गलत समझ सकते हैं। ये अच्छा नहीं है। लिन चौंक गई। मेरी आंखों में देखते ही वह तुरंत समझ गई। अब से मैं ज्यादा सावधान रहूंगी ब्रदर सू। उसने मुस्कुराते हुए स्वाभाविक तरीके से सिर हिलाकर कहा, चलो मैं तुम्हें एक कार दिलाता हूँ। मुझे भी एक खरीदनी है। हर दिन मोटरसाइकिल चलाना व्यावहारिक नहीं है। कभी कभी मजे के लिए ठीक है, लेकिन काम पर आने जाने के लिए बहुत असुविधाजनक है। आप अभी भी काम कर रहे हो? बाथरूम में मुंह धोती हुई लिन ने पूछा। उसकी आवाज थोड़ी दब गई थी। हाँ, नौकरी नहीं छोड़ सकता। कई सालों से कर रहा हूँ। सहकर्मियों से लगाव हो गया है। ऑफिस के उन सहकर्मियों को याद करके मैं हल्का सा हंस पड़ा। ओल्ड सू, आप कौन सी कार खरीदने वाले हो? लिन ने उत्सुकता से पूछा। एक लग्जरी सेडान, एक खास ब्रांड की। मैंने बिना झिझक कहा। जब मैं गरीब था, मैं हमेशा इस कार का सपना देखता था। अब जब मेरे पास पैसा है तो मैं वह सपना पूरा करना चाहता हूँ। और मेरा क्या? लिन ने उत्सुकता से पूछा। एक मिड साइज सेडान, मैंने कहा। वह क्यों? लिन ने पूछा। क्योंकि वह जो ना की कार से एक साइज बड़ी है। मैं हंस पड़ा। ओल्ड सू, आप बहुत मजाकिया हो। लिन हंसने लगी। दोनों कपड़े पहनते हुए आराम से बातें करते रहे और बाहर निकल गए। क्योंकि उन्हें कार खरीदनी थी, उन्होंने मोटरसाइकिल नहीं ली। दरवाजे पर टैक्सी बुलाकर वे सीधे शहर के सबसे बड़े ईस्ट सबर्ब ऑटो मार्केट पहुंच गए। वे सीधे टारगेट ब्रांड के 4S स्टोर में गए। उसने लिन के लिए लगभग 400,000 युआन की कार कैश में खरीदी, इंश्योरेंस का भुगतान किया और लाइसेंस प्लेट रजिस्ट्रेशन डीलर पर छोड़ दिया। इसके बाद दोनों दूसरे ब्रांड के 4S स्टोर गए। इस बार थोड़ा ज्यादा समय लगा। मैंने सीधे स्टोर की इकलौती टॉप स्पेक काली लग्जरी सेडान खरीद ली। यहाँ तक कि स्टोर मैनेजर भी बाहर आ गया। वह खुद पेपर वर्क संभालने आया। पूरी कैश ऑन रोड कीमत लगभग 4 मिलियन युएन थी। लिन ने एक बार फिर मेरी मजबूत और विशाल दौलत को अपनी आंखों से देखा। फर्स्ट क्लास प्लेन कैबिन जैसी विशाल और आरामदायक पिछली सीट पर बैठकर मैंने संतोष की सांस छोड़ी। फिर आराम से कहा, अब इसे कहते हैं जिंदगी जीना। सामने की सीट पर बैठी लिन ने भी संतुष्टि की सांस छोड़ी। हाँ, पैसा सच में बहुत अच्छी चीज है, मैंने शांत स्वर में कहा। मैंने पूछा, तुम कार चला सकती हो? हाँ, चला सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरी छोटी कार में पहले नहीं बैठे। मैं 10 साल से ज्यादा अनुभव वाली वेटरन ड्राइवर हूँ। मेरी ड्राइविंग स्किल्स बिल्कुल स्टेडी और रिलायबल हैं। लिन ने गर्व से अपनी ठुड्डी उठाकर कहा। लिन वेटरन ड्राइवर,
मेरे पास अभी पर्सनल ड्राइवर की कमी है, क्या साइड गिग करोगी? मैंने आधे मजाक में कहा। जरूर, क्या मुझे सैलरी मिलेगी? लिन मिशू की आंखें तुरंत चमक उठीं। वह झुककर मुस्कुराते हुए पूछने लगी। बिल्कुल मिलेगी, साल के 200,000 मंजूर? मैंने भौं उठाकर मुस्कुराते हुए कहा। पक्का मंजूर। ओल्ड सू, आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? लीन हैरानी से भर गई। कल से अब तक जो पैसा मैंने उसे दिया था और कार मिलाकर वह पहले ही एक बड़ी रकम बन चुकी थी। उसकी हैरानी भरी आवाज सुनकर मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने बस फोन निकाला और सीधे ट्रांसफर कर दिया। प्रेसिडेंट सू, आपकी ड्राइवर लिन मिशू ड्यूटी पर हाजिर है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? लिन मिशू मुड़ी और गंभीरता से पूछा। इन टाइम डिपार्टमेंट स्टोर। मैं आराम से पीछे की सीट पर लेटते हुए आलस भरे स्वर में बोला। ठीक है प्रेसिडेंट सू, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं पहले रिजाइन करने के लिए एक कॉल कर लूं। लिन मिशू मुस्कुराते हुए बोली। मुझे सिर हिलाते देख लिन मिशू ने जल्दी से अपना फोन निकाला और मैनेजर का नंबर मिलाया। हे मैनेजर, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं क्विट कर रही हूँ। इस महीने की बाकी सैलरी की चिंता मत करना, बस इतना ही। गुड बाय। कूल अंदाज में फोन रखने के बाद उसे पूरा शरीर हल्का महसूस हुआ। इतना कूल कॉल करने के बाद लिन मिशू को अंदर से पूरी ताजगी महसूस हुई। उसने धीरे से कार का स्टार्ट बटन दबाया, स्मूथ स्टीयरिंग व्हील पर हाथ फेरा। उसने हल्के से व्हील घुमाया और स्थिरता से इन टाइम डिपार्टमेंट स्टोर की तरफ बढ़ गई। ये और ये सब मेरे लिए पैक कर दीजिए। इन टाइम डिपार्टमेंट स्टोर की दूसरी मंजिल पर एक ब्रांड स्टोर के अंदर मैंने सामने दीवार पर टंगे कुछ कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ओल्ड सू, आप सच में सीरियस हो? आप मेरे लिए इतना सब क्यों खरीद रहे हो? मेरे बगल में खड़ी लिन मिशू हैरान भी थी और खुश भी। उसे ये सभी ड्रेसेस सच में बहुत पसंद आई थीं। इन्हें मिलाकर 20,000 से 30,000 तक का खर्च था। अभी जब तुमने इन्हें पहनकर देखा, मुझे लगा ये तुम पर बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम पर खास तौर पर अच्छे लगते हैं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओल्ड सू, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हो। लिन ने मेरा हाथ पकड़ लिया और खुशी से बोली। मुख्य बात यह है कि तुमने बहुत अच्छा व्यवहार किया है। तुम्हारे लिए चीजें खरीदना मुझे खुश करता है। यह कहते हुए मैंने अपना बैंक कार्ड निकाला और बिना झिझक स्वाइप कर दिया। कुछ कपड़ों और एक पेयर शूज की कीमत तब 30,000 थी। अपने पास खड़ी महिला की ध्यान और प्रशंसा से भरी आंखें देखकर मुझे तुरंत लगा कि यह पैसा सही जगह खर्च हुआ। बेशक मैं जानता था कि लिन मिशू सिर्फ इसलिए मेरे साथ थी क्योंकि मैंने उस पर पैसा खर्च किया था, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? जब तक यह महिला मुझे खुश रखती है, यह पैसा खर्च करना सही है। जहां तक सच्ची भावनाओं की बात है, 16 साल की शादी ने उन्हें बहुत पहले खत्म कर दिया था। मिशू, तुम्हारी पसंद मुझसे बेहतर है। रैन रैन के लिए भी कुछ चुन दो, चिंता मत करो। ओल्ड सू वादा करता है कि रैन रैन को सबसे खूबसूरत छोटी प्रिंसेस बनाएगा। बस मुझे रैन रैन की क्लोथिंग साइज बता दो, लिन मिशू ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। मैंने हल्की सी आवाज निकाली। मैंने चिंगशू की तरफ देखा और धीरे से सिर हिलाया। मेरी बेटी सूरान की क्लोथिंग साइजेस, मैंने लिन मिशू को साफ और सटीक तरीके से बताया। इतने सालों की दोस्ती में लिन मिशू की कपड़ों की पसंद मुझे हमेशा भरोसेमंद लगी थी। जोना को भी सजना, संवरना और ट्रेंड्स का पीछा करना पसंद था, लेकिन लिन मिशू के मुकाबले उसकी एस्थेटिक और टेस्ट बहुत पीछे थी। लिन मिशू अच्छी तरह जानती थी कि मेरा परिवार अमीर है और सूरान मेरे दिल का सबसे कीमती खजाना थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मेरी बेटी के कपड़ों की कीमत को लेकर कंजूसी नहीं करती। उसने पूरी तरह सूरान की कॉलेज स्टूडेंट वाली पहचान को ध्यान में रखा। ध्यान से 2 कैजुअल आउटफिट्स और 2 फॉर्मल आउटफिट्स चुने। चेकआउट पर फिर से कई दसियों हजार खर्च हुए। मैंने बिना पलक झपकाए सीधे भुगतान कर दिया। मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के कार्ड स्वाइप करते देखकर कैश रजिस्टर के पास खड़ी लिन मिशू अंदर से पूरी तरह सुन्न हो गई। वह सच में समझ नहीं पा रही थी कि जो आदमी पहले ईमानदार और बिना किसी खास प्रतिभा वाला लगता था, तलाक के बाद अचानक पूरी तरह बदल कैसे गया। खर्च करने में इतना उदार और इतना प्रभावशाली कैसे बन गया। लेकिन फिर उसने सोचा, इस दुनिया में हर किसी के पास ऐसे राज होते हैं जिन्हें वे दूसरों को बताना नहीं चाहते। वह हमेशा से समझदार और साफ दिमाग वाली महिला रही थी जो अपनी सीमाएं जानती थी। वह कभी ऐसी निजी बातों में दखल नहीं देती। वह सिर्फ इतना जानती थी कि जब तक वह मेरे साथ रहेगी, उसके पास रहने के लिए लग्जरी हाउस होगा, चलाने के लिए लग्जरी कार होगी और टॉप टियर लग्जरी गुड्स होंगे। उसके लिए इतना ही काफी था। उसे कभी परवाह नहीं थी कि लोग पीछे से बातें करें या उसे मटेरियलिस्टिक कहें। 30 की उम्र पार कर चुकी एक महिला जिसके पास अब युवा जोश के बस कुछ साल ही बचे थे, अगर वह अपनी जवानी के आखिरी हिस्से में मुझे जैसे बड़े शिकार को पकड़ने में सफल हो जाए तो उसके दिल में वह पहले से ही बहुत संतुष्ट थी। जहां तक उसकी बेस्ट फ्रेंड जोना के गुस्सा होने की बात थी, उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसकी नजर में तथाकथित अटूट सिस्टरहुड, लग्जरी मैंशंस, लग्जरी कार्स, असली सोना चांदी और टॉप टियर लग्जरी गुड्स के सामने
बस एक हास्यास्पद मजाक था जिसका जिक्र करना भी लायक नहीं था। बेशक जोना के साथ रिश्ता अभी भी बनाए रखना जरूरी था। लिन मिशू अच्छी तरह समझती थी कि सिर्फ उसकी अपनी क्वालिटीज इतनी नहीं थीं कि मैं उसके लिए इतना बड़ा खर्च करूं। वह पूरी तरह जानती थी कि जोना की बेस्ट फ्रेंड होना शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कारण था कि मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था। जोना पहले मेरे साथ बहुत कठोर थी। अगर मैं सिर्फ एक ऐसा आदमी होता जिसके पास हिम्मत नहीं, स्किल्स नहीं और पैसा नहीं होता, तो मेरे पास चुपचाप सब सहने और किस्मत मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन अब मैं अथाह दौलत वाला सुपर वेल्थी टाइकून था। मैं अतीत की बेइज्जती को कैसे निगलने के लिए तैयार हो सकता था। वह जोना की बेस्ट फ्रेंड थी। डिवोर्स के तुरंत बाद मैंने उसे अपने पास रखा और उसे इतनी शानदार भौतिक सुविधाएं दी। किस वजह से? जवाब साफ था, जोना से बदला लेने के लिए। यह आदमी बस जोना को पछताना चाहता था। पछताना कि उसने अपने पास मौजूद चीज को पहचान नहीं पाई। पछताना कि उसने उसके साथ हर गलत काम किया। उसे अपना काम अच्छी तरह करना था। यही मेरे साथ रहने की उसकी सबसे बड़ी कीमत थी। लिन को बिल्कुल शक नहीं था कि मेरी क्षमता और अपार ताकत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि मेरी जिंदगी में सिर्फ वही एक महिला हो। जब आदमी अमीर होते हैं तो बिगड़ जाते हैं। सालों में उसने ऐसे उदाहरण बहुत देखे थे। आजकल की लड़कियां उनकी पीढ़ी से कहीं ज्यादा पागल थीं, ज्यादा खुली हुई, कुछ भी कहने और कुछ भी करने की हिम्मत रखने वाली। मेरी हैसियत के साथ अगर मैं चाहता तो वे पागलों की तरह खुद मेरे ऊपर टूट पड़तीं। उन कॉलेजन से भरी युवा लड़कियों के सामने लिन मिशू दिल से जानती थी कि उसका एकमात्र फायदा जोना की बेस्ट फ्रेंड होना था। उसे इस एडवांटेज का पूरा फायदा उठाना था। वह दिल से एक जंगली महिला थी। चाहे मैं उसके साथ खिलौने जैसा व्यवहार करूं, फिर भी वह मेरी सबसे पसंदीदा बनना चाहती थी, सिर्फ इसलिए ताकि उसे वे सारी भौतिक चीजें आसानी से मिल जाएं जिनका उसने पहले सिर्फ सपना देखा था। लिन मिशू ने आंखें नीचे कर लीं। उसकी उंगलियां शॉपिंग बैग के हैंडल को हल्के से पकड़े हुए थीं। उसके दिल में टूटे हुए विचारों की बांट उमड़ रही थी। उसे लगा कि चाहे वह सिर्फ एक खिलौना ही क्यों न हो, वह एक खुश खिलौना होगी। अगर उसे चुनना पड़े तो वह पूरी जिंदगी ऐसा खिलौना बनने के लिए तैयार थी। उसे अपनी और ज्यादा कीमत ढूंढने के लिए मेहनत करनी थी। मुझे उसके बिना और ज्यादा नहीं रह पाने वाला बनाना था। मुझे और ज्यादा उस पर निर्भर बनाना था ताकि वह लगातार वह सब पा सके जो वह चाहती थी। लिन मिशू मेरे बगल में चल रही थी। उसकी उंगलियां हल्के से मेरा हाथ पकड़े हुए थीं। मॉल में मेरे साथ शॉपिंग करते हुए वह चुपचाप अपने मन में यही बातें सोच रही थी। जितना ज्यादा वह सोचती, सब उतना साफ होता जा रहा था। जितना ज्यादा सोचती, उसकी आंखों का दृढ़ निश्चय उतना बढ़ता जा रहा था। उसने कुछ रोमांचक स्थितियों की कल्पना भी कर ली। सोचते सोचते वह धीरे धीरे थोड़ी उत्साहित होने लगी। उसके गालों पर हल्की लाली उभर आई। हम धीरे धीरे मॉल के चमकदार कॉस्मेटिक्स काउंटर तक पहुंचे। लिन मिशू ने हाथ उठाकर ग्लास डिस्प्ले केस में रखे एक नाजुक गर्ल सीरीज सेट बॉक्स की तरफ इशारा करके कहा, ओल्सू, इस ब्रांड का सेट इस साल का नया प्रोडक्ट है। ये गर्ल सीरीज से है। रैन रैन के लिए एक खरीद लो। लड़कियों को कॉस्मेटिक्स की जरूरत होती है। उसे ये जरूर पसंद आएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और सेट बॉक्स की कीमत पर नजर डाली। उस पर 29,000 युएन लिखा हुआ था। हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि कॉस्मेटिक्स का एक सेट इतना महंगा क्यों था, लेकिन क्योंकि यह मेरी बेटी के लिए था, इसलिए मैंने बिना झिझक हाथ हिलाया और सीधे खरीद लिया। फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वह अपने लिए भी कोई सूटेबल सीरीज चुन ले। लिन मिशू ने यह सुना। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। उसने हाथ उठाकर डिस्प्ले पर रखे दूसरे हाई एंड मैच्योर विमेन सीरीज सेट की तरफ इशारा किया और ठीक है कहकर जवाब दिया। सेल्स असिस्टेंट से नाजुक बैग लेने के बाद, ओल्सू, आज रात मैं तुम्हें अच्छा समय दिखाऊंगी। उसने होंठ मेरे कान के पास लाकर धीरे से फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया। मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मेरी जेब में रखा फोन तेजी से बजने लगा। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और फोन बाहर निकाला। स्क्रीन पर एक लोकल नंबर रेंज दिखाई दे रही थी। उसके बाद कई सारे 8s थे। एक नजर डालते ही पता चल जाता था कि मालिक कोई असाधारण स्टेटस वाला इंसान था। मैंने आंसर बटन दबाया। मैंने उसे अपने कान से लगाया। मैंने मुंह खोला और पूछा, हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ वाले आदमी ने अपना परिचय दिया। वह आईसीबीसी की क्लोथिंग ब्रांच का ब्रांच मैनेजर ली चांगलिन था। फोन पर उस आदमी का परिचय सुनते हुए मैंने अपनी भौहें उठाईं। मैंने मुंह खोलकर पूछा, डायरेक्टर ली, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ली चांगलिन मुस्कुराते हुए बोला, आज सुबह शहर की जोंगदाओ लॉ फर्म ने कॉल किया था। वे आपके बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन की जांच करवाना चाहते थे, लेकिन हमने पहले ही मना कर दिया। आप हमारे बैंक के वीआईपी डिपॉजिटर हैं। आपकी जानकारी को लेकर हमारे पास सख्त कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स हैं। ये सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। एक पल के लिए मुझे समझ नहीं आया कोई लॉ फर्म मेरी बैंक इन्फॉर्मेशन क्यों जांचना चाहेगी, लेकिन मैंने फिर भी सहज रूप से फोन पर धन्यवाद कहा। उसके बाद ली चांगलिन ने कहा कि कुछ बातें वह मुझसे आमने सामने करना चाहता है। उसने मुझे साथ में लंच करने का निमंत्रण दिया। वह होस्ट होगा। कुछ पल सोचने के बाद मैंने आसानी से हामी भर दी।
मैं बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह पैसा सिस्टम से आया है। जहां तक सिस्टम की क्षमताओं की बात है, मैंने हमेशा बिना किसी शक के उन पर भरोसा किया है। अगर मैं फंड्स के सोर्स को भी नहीं संभाल सकता, तो मैं सिस्टम द्वारा दिए गए इस शक्तिशाली बूस्ट के लायक नहीं हूं। मैं सिर्फ यह जानने को उत्सुक था कि लॉ फर्म मेरी जांच क्यों कर रही थी, और मुझे यह भी लगा कि बैंक मैनेजर जानने लायक इंसान है। इसलिए मैंने लिन मिक्सू से कहा, आज के लिए यहीं रुकते हैं, पहले सामान घर रख देते हैं। दोपहर में मुझे एक लंच बैंक्वेट में जाना है। ये सुनकर लिन मिक्सवे ने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया और मन ही मन आज की कमाई का हिसाब लगाने लगी। उसका दिल खुशी, उत्साह और संतोष से भरा हुआ था। याजू फुजू का सबसे मशहूर हाई एंड प्राइवेट किचन है। जिनजियांग रिवर शहर में एक लेक आइलैंड से होकर गुजरती है। ये मेंबरशिप सिस्टम पर चलता है। रिजर्वेशन पहले से करना पड़ता है। प्रति व्यक्ति मिनिमम खर्च 20,000 युएन से ऊपर है। ये पूरी तरह हाई एंड कंजम्पशन वेन्यू है। मैंने पहले सिर्फ इसके बारे में सुना था। हालांकि मैं यहाँ 16 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं पहले कभी वहां नहीं गया था। अब सोचता हूँ ये पहली बार है। लिन मिक्सू लग्जरी कार चलाकर मुझे लेक आइलैंड तक जाने वाले छोटे डॉक तक लेकर गई, जहां एक स्टाफ मेंबर मेरी पहचान जांचने के लिए इंतजार कर रहा था। उन्होंने विनम्रता से मुझे एक प्राइवेट छोटी फेरी पर आमंत्रित किया। मैंने उसकी बांह थपथपाई और कहा, इस बार बिजनेस के लिए है। अगली बार मैं तुम्हें खास तौर पर यहाँ खाना खिलाने लाऊंगा। मैंने सुना है यहाँ के हेरी क्रैब्स बहुत अच्छे हैं। ये भी सही समय है कि मुझे ऑफिस जाकर अपना पर्सनल सामान लेना है और सुबह खरीदी हुई चीजें घर पर रखनी है। लिन मिक्सू मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तैयार रहना। कल हम साथ में कैपिटल चलेंगे और देखेंगे। फिर मैंने उससे कहा, मैं पहले वापस जाकर तैयारी करूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। लिन मिक्सू ने कहा। मैंने सिर हिलाया, मुड़ा और फेरी पर चढ़ गया। नदी के किनारे का दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन मेरा मन उसकी तारीफ करने का नहीं था। मैं लगातार यही सोच रहा था कि कौन मेरी जांच करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था।